पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का पाठ 14 से पाठ 27 पार्ट थर्ड रूप में ये वीडियो बना के लेकर आए हैं। तो कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के पाठ संख्या 24 से पाठ संख्या 27 का संपूर्ण सारांश है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले के चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। पार्ट फर्स्ट जो इसका था, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये पार्ट थर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी। इसमें से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, बहुत ही आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया। यानी पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा उसको अपनाया गया। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र के नगरीय स्वशासन को अधिक सशक्त बनाएगा। यानी शहरी क्षेत्र में नगरीय स्वशासन को कब बनाया गया सशक्त, तो वो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र में 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जबकि शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। प्रकार के प्रश्न ये अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से इसका प्रारंभ माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से। पूरे पाठ का सारांश है, तो आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं। पंचायत के 3 स्तर हैं वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 स्तर है पंचायत की। सबसे छोटी इकाई इसकी ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब जो ग्राम पंचायत है उसकी भी सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो होता है सरपंच, जिसका कि निर्वाचन होता है प्रति 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए सरपंच का निर्वाचन होता है, तो वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए, कोई भी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है। तो वहाँ से जो सरकारी कर्मचारी होता है वो ग्राम सेवक। तो ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी होता है, उसके पद का नाम होता है ग्राम सेवक। वर्तमान में जो ग्राम सेवक है इनका पदनाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी उनका पदनाम कर दिया गया। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्य कौन से हैं। ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण कार्य बहुत से होते हैं, जैसे आप देख सकते हो शुद्ध स्वच्छ पेयजल, सफाई, सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, सड़कें बनवाना, नालियाँ एवं विद्यालय भवन का निर्माण करना, महात्मा गांधी नरेगा अन्य रोजगार कार्यक्रम है उनका संचालन करना, वार्षिक जो मेले होते हैं, हाट बाजार है, मनोरंजन के कार्यक्रम है, इनका आयोजन करना, उनकी व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म मृत्यु से संबंधित पंजीयन है वो करवाना, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करना, वृक्षारोपण करना, चरवाहा भूमि का विकास और बंजर भूमि के सुधार हेतु प्रयास करना। ये सभी ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है। यानी ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच है वो महीने में 4 दिन उपस्थित रहता है, 5, 12, 20 और 27। यानी हर महीने की 5, 12, 20 और 27 तारीख को इस प्रकार से एक सभा होती है जिसमें सरपंच अपने सभी सरकारी कर्मचारियों सहित उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत समिति कार्य कौन से हैं। पंचायत समिति जो कि आप देख सकते हो इसका मुख्य कार्य है अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्य की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना। यानी पंचायत समिति के अंडर में जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सब के कार्यों की निगरानी रखती है, उनकी समीक्षा करती है। किसानों के लिए उत्तम खाद और बीज की व्यवस्था करना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। पंचायत समिति कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी कौन होता है। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए ग्राम सेवक होता है, ग्राम विकास अधिकारी, उसी प्रकार से पंचायत समिति में कार्यों की क्रियान्विति के लिए जो सरकारी अधिकारी होता है उसका नाम होता है खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ कहा जाता है, खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है,
जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला परिषद का जो मुखिया होता है वो होता है जिला प्रमुख। याद रखना, जिला परिषद का मुखिया वो जिला प्रमुख कहलाता है। जिला परिषद के कार्य कौन से हैं? तो जो जिला परिषद है उसके कार्य ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करती है, पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करती है और संपूर्ण जिले की विकास की योजना बनाती है जिला परिषद। इसके अलावा जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा और उनका ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण करती है। अगला, जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है? तो जिला परिषद में कौन होता है सरकारी अधिकारी योजनाओं की क्रियान्वित के लिए? उसका नाम होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये आप तीनों स्तर पे आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत पे ग्राम विकास अधिकारी होता है जिसको ग्राम सेवक कहते हैं, पंचायत समिति स्तर पर खंड विकास अधिकारी जिसको बीडीओ कहते हैं, और जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीईओ कहते हैं। अगला प्रश्न है, 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? 20,000 से अधिक पर, तो 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम, इस क्राइटेरिया में जो स्वशासन की इकाई होती है शहरी क्षेत्र में होती है नगर पालिका। कौन सी होती है? नगर पालिका। 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो इकाई कार्य करती है वो होती है नगर परिषद। तो आपको ध्यान रखना है कि 20,000 से अधिक 1 लाख से कम इस पर नगर पालिका होती है, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम इन पर नगर परिषद, और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर निगम इकाई कार्य करती है। 5 लाख से अधिक पर नगर निगम। अगला प्रश्न है, नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? नगर पालिका का मुखिया है वो अध्यक्ष कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष। अगला, नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? नगर जो परिषद होती है, नगर परिषद का मुखिया है वो सभापति कहलाता है। क्या कहलाता है? सभापति। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? जो नगर निगम है उसका मुखिया कहलाता है मेयर, या उसको महापौर भी कहते हैं, मेयर या महापौर। इन सभी शहरी व ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो इन सभी संस्थाओं का जो कार्यकाल है, चाहे वो ग्रामीण और शहरी हो, उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, तीनों शहरी संस्थाएं, तीन जो शहरी संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, इन तीनों का कार्य क्या होता है? अपने अपने शहरों में शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी सफाई की व्यवस्था करना, सामान्य कार्य हैं सभी। जन्म मृत्यु पंजीयन करना, दमकल की व्यवस्था करना। ऐच्छिक और अनिवार्य कार्य ये भी हो सकते हैं, सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय पुस्तकालय निर्माण, वृक्षारोपण करवाना, दमकल की व्यवस्था कराना। इस प्रकार से विकासात्मक कार्य करवाती है। अगला प्रश्न है, मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी कहलाता है। मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी क्या कहलाता है? वो निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित। जो मतदाता जिसको चुनता है वोट देके वो निर्वाचित कहलाता है। और पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति वो क्या कहलाता है? मनोनीत। जिसके लिए कोई निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होती है, चुनाव की व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि कोई पदाधिकारी द्वारा उसे केवल नियुक्त कर दिया जाता है, वो मनोनीत कहलाता है। क्या कहलाता है? मनोनीत। तो इस पाठ में ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगला चैप्टर है जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, इसके इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आगे हम देखने जा रहे हैं। राजस्थान में कितने संभाग है? तो राजस्थान में 7 संभाग है, 7 डिवीजन है, आप सभी जानते हो। जिले कितने हैं? तो राजस्थान में 33 जिले हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है? तो जिला प्रशासन है ये महत्वपूर्ण कार्य आप देख सकते हो, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेख संधारित करना, राजस्व प्राप्त करना, रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, वही बेसिक आधारभूत सुविधाएं जो आप सभी जानते हो, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात आदि की व्यवस्था करना, जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, उन्हें लागू करना, संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव करवाना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव व राहत कार्य करना, जनता व सरकार के बीच कड़िया कार्य करना, जन समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जिला प्रशासन के होते हैं। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर की होती है। तो पूरे संपूर्ण जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होती है। इसलिए जिला कलेक्टर है वह पूरे अपने जिले का मालिक, एक तरीके से मालिक कहलाता है। जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है? तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्य करता है। पुलिस विभाग में तो जिले के ऊपर होता है वो होता है पुलिस अधीक्षक यानी एसपी जिसको हम बोलते हैं। एसपी कार्यालय जो होता है
उसमें जो पद होता है पुलिस अधीक्षक का, उनके निर्देशन में पुलिस विभाग कार्य करता है। नेक्स्ट है जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? तो उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट कार्य करता है, जिसको एसडीएम कहते हैं। याद रखना, उपखंड स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं, जिसको एसडीएम कहते हैं, एसडीएम। अगला है जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करते हैं? तो तहसील स्तर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसको तहसीलदार कहते हैं, वो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, संपत्ति यानी जमीन जायदाद, खरीदारी, विवाह, किराया और संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी विवाद है, ये दीवानी विवाद कहलाते हैं। ठीक है ना, आप सभी जानते हो दो प्रकार की विवाद है, दीवानी और फौजदारी। तो जमीन जायदाद है, संपत्ति है, खरीदारी है, विवाह, किराया आदि संबंधित जो विवाद है वो दीवानी विवाद कहलाते हैं। इसके अलावा हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग आदि के जो विवाद है वो फौजदारी विवाद कहलाते हैं। कौन सी विवाद कहलाते हैं? फौजदारी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, एक तो दीवानी विवाद होते हैं और एक होते हैं फौजदारी। अगला है भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि का उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सब विवाद है वो राजस्व विवाद की श्रेणी में आते हैं। जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एफआईआर का पूरा नाम क्या है? एफआईआर का पूरा नाम होता है प्रथम सूचना प्रतिवेदन। नेक्स्ट चैप्टर है 16वां, हमारा अतीत। कक्षा 6 की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक का 16वां जो पाठ है हमारा अतीत। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न, हमारे अतीत के ज्ञान के भंडार का पता कैसे चलता है? हमारे अतीत के ज्ञान के भंडार का पता है वो शिलालेखों और जो पुरातत्व सामग्री है उनसे पता चलता है। जितने भी हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं, पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, उनसे ही हमें अपने अतीत के ज्ञान का भंडार जो हमारे पास था उसका पता चलता है। वे स्रोत जो पुराने हैं तथा पुरातत्ववेताओं द्वारा एकत्रित किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए हैं, किसी भाषा में लिखे गए हैं वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। जो किसी भाषा में लिखे गए हैं वो कौन से कहलाते हैं? साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पढ़ना बहुत ही उबाऊ काम हो सकता है और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज उस चैप्टर में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो वन लीनियर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको इन सब की पीडीएफ भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तो मानव ने सर्वप्रथम है वो तांबे की खोज की थी। कौन सी धातु की? तांबे की। सभी जानते हो एशिया की सबसे बड़ी तांबे की जो खान है, स्मेल्टर प्लांट है, वो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि खेतड़ी में स्थित है। अगला है, सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया? सिंधु सभ्यता का पहला नगर है वो पंजाब का हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। अगला है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में है? तो सिंधु सभ्यता के जो स्थल जो भारत में है वह है रोपड़, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा आदि। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में है? तो ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी एवं चहुंदड़ो, ये सभी जो सिंधु सभ्यता के स्थल है ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई? वेदों की रचना है वो सरस्वती नदी के तट पर हुई। सरस्वती नदी का उद्गम किसको माना जाता है? सरस्वती नदी का उद्गम है वो शिवालिक पहाड़ी मानी जाती है, यानी सरस्वती का उद्गम हो वो शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है। सिंधु की माँ किस नदी को कहा गया है? तो सिंधु की माँ वो सरस्वती नदी को कहा गया है और सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा गया है। नदी तमा मतलब नदियों में सबसे पवित्र सरस्वती नदी को कहा गया है। सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यताएं कौन सी है? सिंधु के समकालीन जो नदी घाटी सभ्यताएं हैं अन्य वो है मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, उसी समय की मेसोपोटामिया की दजला फरात, चीन की हांगो नदी सभ्यता, ये सभी सिंधु के समकालीन सभ्यताएं हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में स्थित है।
1961 में 2 टीलों के बीच इस सभ्यता स्थल को खोजा गया था। तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आहट सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो आहट जो सभ्यता है वो उदयपुर में है और इसे ताम्र नगरी नाम से भी जाना जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनते हैं इस पार्ट में से, वो सब आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। आहट सभ्यता का स्थल है उदयपुर। अगला है, बागोर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बागोर है वो भीलवाड़ा में स्थित है। बालाथल व गिलुंड सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बालाथल और जो गिलुंड सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नौह सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो नौह सभ्यता स्थल है वो भरतपुर में स्थित है और ये ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से मिली है। नौह जो स्थल है भरतपुर में, वहाँ से ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। अगला प्रश्न है, चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो चंद्रावती है इस सिरोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। नेक्स्ट है, पचमाता सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? पचमता सभ्यता स्थल है वो है राजसमंद में। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? गणेश्वर आप सभी जानते हो सीकर में स्थित है। गणेश्वर है वो सीकर में, जो नीमखताना जो उपखंड है इसका, वहीं पर गणेश्वर जो सभ्यता है वहाँ कांतली नदी के तट पर विकसित है। नेक्स्ट है, बेराट सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? बेराट है वो जयपुर में स्थित है। वर्तमान में विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है स्थान। और महाभारत काल के भी अवशेष यहाँ मिले हैं। महाभारत काल में पांडवों के आगमन का भी यहाँ उल्लेख मिलता है बेराट में। तो बेराट जो है वर्तमान में विराट नगर के नाम से जानी जाती है। तो ये जयपुर जिले में स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तरखान वाला डेरा है वो गंगानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता ईसा से कितनों वर्षों पुरानी मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता है वो ईसा से 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ईसा से 2500 वर्ष पुरानी है और वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी है ये सिंधु सभ्यता। तो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट है 17वां, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। लिखे जाने के आधार पर, वेद को जब लिखते हैं लिखे जाने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व वैदिक काल प्रारंभ में लिख दिए गए थे, एक बाद में जो लिखे उनको उत्तर वैदिक काल की श्रेणी में लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। आप सभी जानते हो वेद कितनी है? 4 है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद से मिलते हैं? यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र है वो यजुर्वेद से मिलते हैं। देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? तो देवताओं की पूजा के सभी मंत्र है वो सामवेद से मिलते हैं। भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ? भारतीय संगीत का उद्भव वो सामवेद से हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हो। चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? चिकित्सा विधि का ज्ञान है वो हमें अथर्ववेद से मिलता है। वेद के कितने भाग हैं? वेद के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। ये 4 भाग है वेदों के। जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख हमें मिलता है? तो जन्म से मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इस प्रकार से जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो कर्म को माना गया है। कर्म है उसी को वर्ण व्यवस्था का आधार माना गया है। नेक्स्ट है, आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया है? आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार वो कुटुंब को माना गया है। कुटुंब को, कुटुंब यानी परिवार। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो कुटुंब शब्द है वो परिवार के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटुंबों से मिलकर क्या बनता था? तो कुटुंबों से मिलकर ग्राम बनता था। याद रखना, परिवार मिलकर वो किसका निर्माण करते? ग्राम का। और ग्रामों से मिलकर क्या बनता था? ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था। ग्रामों से मिलकर क्या कहलाता था? विश्व। और विश्व का मुखिया कौन होता था? विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। और विश्व के समूह से किसका निर्माण होता था?
विष के समूह से जन का निर्माण होता था। याद रखना, कुटुंब से मिलकर ग्राम का निर्माण होता था, ग्रामों से मिलकर विष का निर्माण होता था, और विष से मिलकर जन का निर्माण होता था। और जन का शासन है वो राजन या जनपति कहलाता था। जन का शासन है वो राजन या जनपति कहलाता था। आर्यों का मुख्य विषय क्या था? आर्यों का मुख्य विषय वो कृषि था, कृषि एवं पशुपालन। वैदिक काल में खिल्ली भूमि किसे कहा जाता था? वैदिक काल में खिल्ली भूमि बंजर भूमि को कहा जाता था। बंजर भूमि को खिल्य भूमि के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में व्यापारी को पणि कहा जाता था। व्यापारी को किस नाम से जाना जाता था? पणि। ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है? तो ऋग्वेद में निष्क नाम के सिक्के के बारे में पता चलता है, जो कि सोने का होता था। वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी? वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय जो व्यवस्था था वो प्रचलित थी। वस्तु विनिमय, मुद्रा तो उस समय थी नहीं, इसलिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दिए गए हैं। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से मिलान से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो यहाँ आपको केवल याद कर लेना है कौन कौन सी नदियाँ है। कुभा नदी है, उसका वर्तमान नाम काबुल है। जो कुर्मुदा नदी थी उसका नाम वर्तमान में कुर्रुम है। गोमती नदी का वर्तमान नाम गोमल है। सुवस्तु नदी का वर्तमान नाम स्वात है। सिंधु नदी का नाम सिंधु नदी ही है। वितस्ता नदी का नाम झेलम है। असिकनी नदी का वर्तमान नाम चिनाब है। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम रावी है। और विपाशा नदी का वर्तमान नाम व्यास है। शतुद्री नदी का वर्तमान नाम सतलज और द्वसदती नदी का वर्तमान नाम है सरस्वती। इस प्रकार से ये ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ थी। अगला चैप्टर है 18वां, महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। पहला प्रश्न है इसका, जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता था उसे क्या कहा जाता था? तो जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता था, रहता था, उसे जनपद कहते थे। उस स्थान को क्या कहते थे? जनपद। और बड़े जनपदों में छोटे जनपदों के मिलने से, यानी दोनों जनपद, बड़े और छोटे दोनों जनपदों के मिलने से महाजनपद का निर्माण होता था। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी। 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आपको याद रखना है इसका जो सोर्स है कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय से इनकी जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की राजधानियाँ बताइए, तो इनकी आपको राजधानी याद रख लेनी है। अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा। मगध की थी पाटलिपुत्र। काशी की थी वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती। वज्र की वैशाली। मल्ल की कुशीनारा या पावा। चैद्य की शक्तिमती। वत्स की कौशाम्बी। इसी प्रकार से कुरु की इंद्रप्रस्थ। पंचाल की अहिछत्र। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। अस्मक की थी पोतन। अवंती की थी उज्जैनी। कंबोज की राजपुर। और गांधार महाजनपद है उसकी राजधानी थी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? देखो प्रश्न आ गया, महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का जो समय बिताया था वो था मत्स्य जनपद में। कौन से जनपद में? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर, जो वर्तमान में जयपुर में है। विराट, उसको वर्तमान में विराटनगर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना गया है? महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली जनपद है वो काशी को माना गया है। किसको माना गया है? काशी को। काशी की राजधानी वाराणसी। रामायण काल में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है? तो कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है। अगला है, बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया है? तो बौद्ध काल में कौशल की राजधानी है वो श्रावस्ती को बताया गया है। महाभारत में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था? तो शिशुपाल का जो जन्म है वो चैदी महाजनपद से था। चैदी महाजनपद।
नेक्स्ट है सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? तो श्री कृष्ण का जन्म है वो यादव राजवंश में हुआ था। नेक्स्ट है तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद तक का एक अंग था? तो तक्षशिला महाविद्यालय है वो गांधार जनपद का एक अंग था। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में राजा को गणपति कहा जाता था। भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस महाजनपद को कहा जाता था? तो भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य मगध को कहा जाता था। मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग कौन थे? हाथी है वो महत्वपूर्ण सेना के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध राज्य की प्रथम राजधानी किसे माना गया है? मगध राज्य की प्रथम राजधानी है गिरिव्रज को माना गया है। मगध राज्य के उत्थान व समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है? तो मगध राज्य के उत्थान में उसकी समृद्धि में अजातशत्रु का सबसे बड़ा योगदान माना गया है। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की? तो नंद वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की थी। नंद वंश के शासन के पतन का मुख्य कारण क्या था? अतिरिक्त कर, एक्स्ट्रा जो टैक्स उन्होंने लगाया था अतिरिक्त कर, यही नंद वंश के शासन के पतन का मुख्य कारण था। नंद वंश के बाद मगध का राजा कौन बना? तो नंद वंश के बाद है मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो यहाँ सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो चैप्टर है मौर्य और गुप्तकालीन भारत है। मौर्यकालीन और गुप्तकालीन भारत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मौर्य काल का शासन काल कितना रहा है? कौन सी ईसा पूर्व से कौन सी ईसा पूर्व तक है? ये प्रश्न है कि मौर्य काल का शासन कब से कब तक रहा? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण जो योगदान था आचार्य चाणक्य का था, यानी विष्णुगुप्त के नाम से भी जो जान जाते हैं, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। जो कौटिल्य है उसी का नाम आचार्य चाणक्य है, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का रहा था, आचार्य चाणक्य का, कौटिल्य का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था? तो जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय घनानंद का शासन था। आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ पर करते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? चाणक्य की एक प्रसिद्ध कृति है, प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता है आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था? तो सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को। किसको? सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था। अगला है मेगस्थनीज किसके शासनकाल में मगध रुका? जो मेगस्थनीज था वो किसके शासनकाल में मगध में रुका? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में और सेल्यूकस के राजदूत के रूप में वो रुका था मगध में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरु बनाया? चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म के भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में, कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में गुरु बनाकर तप का मार्ग अपनाया। अगला है किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। अमित्र घात की संज्ञा किसे दी गई है? बिंदुसार को। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक का उसके शिलालेखों में क्या नाम आता है? सम्राट अशोक का उसके शिलालेखों में देवानाम प्रियदर्शी। किस नाम से अशोक का नाम आता है? देवानाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक मौर्य शासन का सम्राट कब बना? अशोक है वो मौर्य शासन का सम्राट कब बना? 269 ईस्वी पूर्व। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक है वो मौर्य शासन का सम्राट बना। अगला है किस युद्ध के नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया व उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली? यानी कौन से युद्ध से अशोक का हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया नरसंहार को देखकर और उसने बाद में आगे भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली?
तो ऐसा प्रसिद्ध युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखते हुए अशोक का हृदय एकदम से परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। अधिकतर जो अभिलेख है कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक की अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित हुई? अशोक की जो अच्छी शिक्षाएं थी वह अशोक का धम्म नाम से चर्चित रही। अशोक का धम्म। बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई? तो पाटलिपुत्र में तीसरी जो तृतीय संगोष्ठी हुई थी पाटलिपुत्र में वो सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई थी। तो तृतीय जो संगोष्ठी है जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी वो सम्राट अशोक के काल में हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल यानी श्रीलंका में किसे भेजा? तो वो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में यानी सिंहल में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। किसको भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा को। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन प्रदेश में किसे भेजा? यवन प्रदेश में महारक्षित को भेजा। याद रखना, श्रीलंका में तो महेंद्रा और संघमित्रा को और यवन प्रदेश में महारक्षित को। इसी प्रकार से वनवासी यानी उत्तरी कनाडा में किसे भेजा? रक्षित को। और स्वर्ण भूमि यानी पेंगू में किसे भेजा? सोन व उत्तरा को। तो ये बहुत ही याद रखने की बात है कि श्रीलंका में महेंद्रा एवं संघमित्रा को, यवन प्रदेश में महारक्षित को, वनवासी यानी उत्तरी कनाडा में रक्षित को और स्वर्ण भूमि यानी पेंगू में सोन व उत्तरा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो कुषाणों का रहा था। प्रमुख कुषाण शासक कौन था? तो सबसे प्रमुख जो कुषाण शासक था वो था कनिष्क। सभी आप नाम सुना होगा, सम्राट कनिष्क। कुषाण वंश के प्रमुख शासक थे कनिष्क। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ कर उसकी स्मृति में अश्वविचित्र सिक्के चलाए? यानी कौन से गुप्त शासक ने अश्वमेघ का यज्ञ किया और उसकी स्मृति में अश्वचित्रित यानी घोड़े चित्रित सिक्के चलाए? वो थे समुद्रगुप्त ने। कौन से गुप्त शासक ने? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन। कौन था? हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे और लेखक भी थे। समुद्रगुप्त के मंत्री और लेखक हरिसेन, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को वीणा वादन का शौक था? यानी कौन सा गुप्त शासक था जिसको वीणा बजाने का शौक था? वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वीणा वादन का शौक था। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन किन विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन जो विदेशी आक्रमणकारी थे शक, इनको परास्त किया? शकों को इसने परास्त किया। किसने अपने विजयी बयानों के बाद कैलेंडर चलवाए? तो विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलवाया। विक्रमादित्य आप सभी जानते हो, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रमी संवत चलाया। विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कौन थे? विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न थे। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर और वररुचि, ये 9 रत्न थे विक्रमादित्य के दरबार में। अगला प्रश्न है कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य काल में भारत आया? कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य काल में भारत आया? विक्रमादित्य काल में आया फायान। कौन सा चीनी यात्री आया था? फायान।
चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया फायान। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है वो गुप्त वंश के शासनकाल को माना जाता है। यानी गुप्त वंश का जो शासनकाल है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला चैप्टर है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। उसका पहला प्रश्न है, देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने पथ थे? पथ मतलब मार्ग। तो देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में 2 पथ थे, एक उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ। याद रखना, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ का उल्लेख करो तो उत्तरापथ कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति से, ताम्रलिप्ति है यानी बंगाल से पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कश्मीर, पुष्कलावती, अफगानिस्तान और काबुल से बल्ख तक, ये था उत्तरापथ। ये प्रश्न बनते हैं इसमें। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है हमारी सांस्कृतिक विरासत। हमारी सांस्कृतिक विरासत, इसका पहला प्रश्न है, अस्थियों के ऊपर मिट्टी व ईंटों से बनाए जाने वाले अर्धवर्ताकार टीले क्या कहलाते हैं? अस्थियों के ऊपर मिट्टी और ईंटों से बनाए जाने वाले अर्धवर्ताकार टीले है वो स्तूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तूप। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भरहूत स्तूप के अवशेष कहाँ पर है? भरहूत स्तूप के अवशेष है वो कोलकाता संग्रहालय में है। कहाँ पर है? कोलकाता संग्रहालय में। नेक्स्ट है गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप क्या कहलाते हैं? तो गुफाओं में पूजा के लिए निर्मित ठोस स्तूप है वो चैत्य कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? चैत्य। भिक्षु के रहने के लिए बनाई गई गुफाएं विहार कहलाती थी। भिक्षु के रहने के लिए बनाई गई गुफाएं विहार कहलाती थी और पूजा के लिए निर्मित ठोस स्तूप चैत्य कहलाते थे। चैत्य और विहार की मुख्य विशेषता क्या थी? कि इनकी दीवारों पर चित्र और बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का चित्रण किया जाता था। यानी चैत्य और जो विहार जो गुफाएं थी, चैत्य जहाँ पूजा का स्थान था और भिक्षु के लिए रहने के लिए जो गुफाएं थी वो थी विहार। इनकी दीवारों पर चित्र थे और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जातक कथाओं का चित्रण वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी घाटी में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी की घाटी में। अजंता की गुफाएं कितनी है? तो कुल 29 है जिनमें से 5 चैत्य है। ठीक है ना, अजंता की कुल गुफाएं 29 है, 29 है, जिनमें से 5 क्या है? चैत्य। चैत्य का मतलब ऐसी गुफा जो पूजाओं के लिए निर्मित है, पूजा करने के लिए बनाई गई है वो विहार होती है, वो भिक्षु के रहने के लिए होती है। नेक्स्ट है 490 ईस्वी के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए? अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए? तो एलोरा चले गए। कहाँ चले गए? एलोरा, जिसको स्थानीय भाषा में वेलूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलूर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है? भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है? तो मौर्य काल से। मूर्तिकला का जो वास्तविक स्वरूप है वो मौर्य काल से प्रारंभ माना जाता है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितने शेर है? सारनाथ के अशोक स्तंभ में 4 शेर है। कितने शेर है? 4। अशोक स्तंभ के आधार में कौन से जानवर उल्लेखित है? अशोक स्तंभ का जो आधार है, बेस है, उसमें कौन कौन से जानवर उल्लेखित है? तो उसमें बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। इस प्रकार से कुल 4 जानवर है, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। याद रखना, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है? तो अभी मैंने बताया था गुप्त काल को। गुप्त काल को है वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। अब अगला है प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। प्राचीन काल के कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, जो कि परीक्षा में अक्सर 1% इनमें से आ ही जाता है। तो आपको ये देख लेना है। साहित्यकार विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र। प्रश्न आता है कि पंचतंत्र किसकी रचना है?
तो जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा की रचना है। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। इसी प्रकार से जो कालिदास है, कालिदास की रचनाएं, कवि कालिदास महान कवि हुए हैं कालिदास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके अलावा मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। तो याद रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। इसके अलावा शूद्रक, शूद्रक की रचनाएं है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। अगला है अमरकोश की रचना है अमर सिंह ने की। अमर सिंह की रचना का नाम क्या है? अमरकोश, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, अमर सिंह की रचना अमरकोश। नेक्स्ट है सम्राट हर्ष, सम्राट हर्ष की जो रचनाएं है वो है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सम्राट हर्ष की रचना है। इसके अलावा बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित, हर्षचरित किसकी रचना है? बाण भट्ट। इलांगरे आदिगल की रचना है शिल्पादिकरम, तमिल में है शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम की रचना है, किसकी रचना है? इलांगरे आदिगल की। इसी प्रकार से मणिमेखलई, मणिमेखलई जो कि तमिल में रचना है मणिमेखलई, ये शीतले सत्यनारायण की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा? आयुर्वेद का ग्रंथ है वो महर्षि चरक ने लिखा। किसने लिखा? महर्षि चरक ने। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा की जानकारी है वो सुश्रुत संहिता में मिलती है। किस में मिलती है? सुश्रुत संहिता में। तो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट की रचना कौन सी थी? तो आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट की रचना कौन सी थी? आर्यभट्टीय। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? विनय पिटक में भिक्षु के लिए नियम, क्या है? भिक्षु के लिए नियम। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो त्रिपिटक है वो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में भिक्षु के लिए नियम है। विनय पिटक में क्या संग्रहित है? भिक्षु के लिए नियम। इसी प्रकार से अगला जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में क्या संग्रहित है? तो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी पिटक में है? सुत्त पिटक में। याद रखना सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ अभिधम्ब पिटक में क्या संग्रहित है? तीसरा जो है अभिधम्ब पिटक, इसमें दर्शन और सांसारिक ज्ञान के विषय है, दर्शन और सांसारिक ज्ञान के विषय हैं, उनसे संबंधित सारा ज्ञान है वो अभिधम्ब पिटक में है। और बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में है और भिक्षु के लिए जो नियम है वो विनय पिटक में। इस प्रकार से त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला है तमिल भाषा में लिखा साहित्य क्या कहलाता है? तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संगम साहित्य। तो ये कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण पुस्तक है जो इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। 21 चैप्टर थे और 21 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 7 की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभ्य अध्यायवार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको ये सभी प्रकार की PDF मिल जाएगी और आप मेरे को कमेंट में लिख के बता दें आपको और कौन सी PDF चाहिए, वो मैं आपको वहाँ उपलब्ध करवा दूँगा।